हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, घटना चक्र यूपी ट्रिपल एस सी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी 2021 का यहाँ पर जो पेपर होने वाला, जिसकी डेट भी फिक्स हो गई साथियों, पेट का जो कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, इसके लिए यह सीरीज़ है साथियों। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं साथियों, जो कि समान हिंदी, समान विज्ञान गणित है, समान तर्क शक्ति परीक्षण है और सामान्य हिंदी है। तो साथियों, यहाँ पर 4 सब्जेक्ट दिखाए जा रहे हैं, जिसके अंतर अंग्रेजी भी यहाँ पर पूछी जाएगी। तो साथियों चलते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर हिंदी के अंतर्गत आप पढ़ने वाले हैं साथियों, क्या यहाँ पर अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश की बात करें अगर हम, तो साथियों क्या कहते हैं, यहाँ पर आ लगा हुआ है और यहाँ पर पठित, यानी कि साथियों अगर बात करें तो आ मतलब नहीं और पठित मतलब जो मतलब पढ़ा हुआ, यानी कि जो पढ़ा हुआ नहीं हो, ऐसा गद्यांश के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और गद्यांश से साथियों बेहद इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी आप लोग करके जाइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ साथियों आप लोग स्वस्थ होंगे और आप अथक प्रयास कर रहे होंगे। तो साथियों चलिए, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा गद्यांश सॉल्व करना किस प्रकार है साथियों। तो सबसे पहले हम आप इसको देखेंगे कि जो गद्यांश होगा, आपका गद्यांश को क्या करेंगे, पढ़ने से पहले आप नीचे जो प्रश्न हैं, जो प्रश्न दिए रहेंगे, उसको एक बार सरसरी निगाहों से स्पीडली देख लेंगे, फिर इसका गद्यांश को पढ़ेंगे। थोड़ा आसानी हो जाएगी, क्योंकि पढ़ते वक्त हमारा क्वेश्चन जो है, अगर हम पढ़े रहेंगे तो गद्यांश को पढ़ते वक्त वहाँ आपका दिमाग पहुँच जाएगा तुरंत और आप आंसर आसानी से दे सकेंगे। चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ पर साथियों गद्यांश दिया जा रहा है, आपको गद्यांश पढ़ना है और इसका नीचे आंसर देना है। गद्यांश को बिल्कुल माइंड में बैठाते हुए पढ़ना है और समझते हुए चलना है, क्वेश्चन पुटअप करते हुए माइंड में चलना है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर गद्यांश जो दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के जो प्रश्न संख्या 1 से 4 तक आपको उसको उत्तर देना है। तो चलिए हम इसको पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। तो चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं गद्यांश को। तो कह रहे हैं, इसको बिल्कुल केयरफुली पढ़ेंगे। आनंद और खुशी की खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। वाह शिष्टाचारों से खुशी तो प्राप्त होती है, किंतु क्षणिक होती है। क्या साथियों, क्षणिक होती है। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर ही तलाशनी होती है। हमारे अंतःकरण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना सदैव विद्यमान रहता है। ये यादों और अनुभूतियों का वह भंडार घर है जहाँ हमारा अंतःकरण आज तक की सभी यादों और अनुभूतियों को संग्रहित करके रखता है। आगे देखेंगे साथियों, यह बहुत बुद्धिमान और चतुर है। यह आपका आज्ञाकारी दास भी है। इसके विशाल संग्रह में से आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है। तो इसे उसी दिशा में निर्देशित करना होगा। वाह मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों अनुभूतियों को मिटा कर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। उसके बाद क्या है साथियों, निरंतर अपने अंतःकरण को यही आज्ञा देते रहिए और धीरे धीरे वह कब आपको आत्मिक आनंद और जीवन स्फूर्ति से सराबोर कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर गद्यांश को पढ़ा। आप वीडियो पॉज करके डिटेल में अच्छे से इसको समझ लेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार आपसे किया जा रहा है। चलिए यूपी ट्रिपल एस सी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। तो आपको साथियों यहाँ पर इसका शीर्षक बताना है। शीर्षक क्या हो जाएगा, आपने सार को समझा और इसका शीर्षक बताना है। चलिए तो कमेंट कीजिए साथियों, इसका शीर्षक क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आपसे बता दे रहे हैं, जो शीर्षक होगा साथियों क्या होगा, यहाँ पर आनंद की खोज। क्या हो जाएगा, आनंद की खोज।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर देना है, क्योंकि गद्यांश से ही आंसर देना है। उपर्युक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, तो अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है ये आपको बताना है, ऊपर आपको बताया गया है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बता देंगे। यहाँ पर लगभग आपके 5 से 7 यानी कि 7 लगभग गद्यांश, अपठित गद्यांश करवाए जाएंगे। इसलिए साथियों हम सारे ऑप्शन को ना पढ़कर हम क्लियर ऑप्शन जो होगा उसी को पढ़ देंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट भी करना, समय बहुत कम है, इसलिए ऑप्शन को ना समझाते हुए हम करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। आप इसको डिटेल में वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा साथियों वो क्या होगा, अंतर्मन नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मकता से मन को शांत कर देता है, जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। क्या साथियों, जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। 2 का बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। यहाँ बता रहा है आपको उपयुक्त गद्यांश को पढ़िए और उसका सही सारांश दे बताइए। आपको यहाँ पर दे दिया गया है, जो आपने गद्यांश पढ़ा उसका सारांश आपसे पूछ ले रहा है। तो चलिए जल्दी से बताना है आपको इसका सारांश क्या होगा। तो सारांश की बात करें साथियों, तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पर आप पढ़ के चेक कर सकते हैं, पूरे गद्यांश का सारांश बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर है। चलिए देखते हैं। तो जब अंतर्मन, क्या साथियों पढ़ लेते हैं, जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत स्थिर और खुश रखने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाता जाता है और अच्छी सुखद अनुभूतियों को प्रवाहित करने लगता है। मन शांत होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, यही आनंद भाव स्थायी भाव है हो जाता है साथियों। चलिए इस प्रकार यहाँ आंसर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर अंडरलाइन के माध्यम से आपको कह रहा है। चलिए तो अंडरलाइन को आप देख लेते हैं। यहाँ पर क्या, वाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर्मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। अब ये कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश को आप पढ़िए ध्यानपूर्वक और जो अंडरलाइन है, रेखांकित अंश है, उपयुक्त की व्याख्या आपको करना है। चलिए तो यहाँ व्याख्या करना नहीं किया गया है, आपको सिर्फ ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो साथियों अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह सारांश के तौर पे सी हो जाएगा साथियों। क्या, सी हो जाएगा इसका सारांश जो आपका अंडरलाइन में दिया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं, जब वाह्य मन गतिहीन होकर शांत हो जाता है और इस प्रक्रिया की प्रतिदिन पुनरावृत्ति होती है तो अंतर्मन धीरे धीरे इस स्थिरता और शांति को आदत में बदल देता है और अंतर्मन में निहित सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। चित्त की उथल पुथल और नकारात्मकता समाप्त होने से मन को शक्ति मिलती है और अंतर्मन आनंदित और स्फूर्त रहने लगता है साथियों। इस प्रकार सी आंसर राइट होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर नेक्स्ट गद्यांश आपका आ जाता है, गद्यांश नंबर 2 है साथियों। चलिए इसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देना साथियों। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, कह रहा पूंजीवाद। क्या है, कह रहा पूंजीवाद, ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर दे पाएंगे। कह रहे हैं पूंजीवाद समाज में लेखक, पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है। क्या आ गया साथियों, बाजार आ गया है किसके बीच, पूंजीवाद समाज। क्या, पूंजीवाद समाज में लेखक, पुस्तक, पाठक के बीच में बाजार आ गया है। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधा संबंध नहीं रह पाता है। इसलिए मार्क्स ने क्या कहा है कि पूंजीवादी समाज में कला साहित्य लेखक के लिए एलिनेशन की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला व कलाकार अपने समाज से पूरी तरह जुड़े थे। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का था। बाद में कला दरबार में आई। कला
और कलाकार को संकुचित, क्या साथियों, संकुचित, यानी कि कला और कलाकार का क्षेत्र क्या हो गया, संकुचित हो गया, यानी कि सीमित हो गया। और कह सकते हैं कि कला सामाजिक एलिनिएशन का शिकार हुई। पूंजीवाद समाज में कला दरबार से निकलकर बाजार में आई। और आगे क्या कह रहे हैं, इसमें उसका अजनबीपन यानी कि या एलियनेशन और बढ़ा। तो साथियों यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी बात कर रहा है कि पूंजीवाद समाज में जो कला की और कलाकार की बात कर रहा है। यहाँ पर आपको आंसर देना है कि पूंजीवाद समाज में लेखक और पाठक के बीच में क्या आ गया है। तो बिल्कुल आपका बिल्कुल सरल है, यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर बाजार आ गया है राइट आंसर। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है, चलिए देखते हैं, जल्दी स्पीड में करेंगे। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका आ जाता है, यहाँ पर कह रहा है कि पुराने कलाकार पुराने समाज है। क्या साथियों, पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था। तो किसका था साथियों पुराने समाज में, तो साथियों तो पुराने समाज में कला का दायित्व किसका था, तो यहाँ पर कला का दायित्व था साथियों किसका, तो समाज का था। आपने देखा इसमें पढ़ा कि समाज का था। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कला क्षेत्र के संकुचन का आशय है। आशय क्या है, अगर कह रहे हैं कला क्षेत्र के संकुचन का आशय बताइए आप क्या है। तो यहाँ पर साथियों आशय क्या है, जल्दी बताइए। तो यानी कि साथियों आशय का मतलब ये कला का संकुचन जो क्षेत्र हो गया, इसका मतलब ये है कला का दायरा एकदम सीमित होने लगा। यानी कि आपका कला का दायरा बिल्कुल क्या हो गया, सीमित होना, इसका मतलब यही है संकुचित होना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि कह रहा है कि अजनबीपन, क्या कह रहा, अजनबीपन का आशय क्या है। अजनबीपन का आशय क्या है बताना है। तो यहाँ पर इसका आशय जो है साथियों क्या है, कमेंट कीजिए यदि आपने पढ़ा तो है। गद्यांश को आप समझ रहे होंगे, एकाकीपन, अपनापन, सामुदायिक लोकप्रियता, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, एकाकीपन। क्या साथियों, एकाकीपन। चले आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक। यदि आपने इसको सही समझा है तो आपको बताना है इसका शीर्षक क्या होगा गद्यांश का। चलिए कला में पूंजीवाद, पूंजीवाद समाज में कला, या दरबारी साहित्य, या कला और कलाकार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो होगा पूंजीवाद समाज में कला, पूंजीवाद समाज में कला। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट गद्यांश को पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट गद्यांश को पढ़ेंगे, बिल्कुल सरलता से पढ़ेंगे और आसानी से क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण ने आकृत्रिम, क्या है, आकृत्रिम मतलब जो बनावटी ना हो साथियों, भ्रातृ स्नेह, भाई का स्नेह जो होता है, यानी कि लक्ष्मण ने आकृत्रिम स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया, यह बहुत बड़ी बात थी। पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा से भी अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी को दे डाला। और ये लक्ष्मण की बात कर रहे हैं फ्रेंड। चलिए यह आत्मो सुखोत्सर्ग, क्या साथियों, आत्मो सुखोत्सर्ग आगे कह रहे हैं उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए, क्या साथियों, उसे ब्याह कर आए। तो उन्होंने जब यो बलिदान किया साथियों, जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था, उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। किसकी बात करें साथियों, ये हाथ कौन धो डाला, तो सुमित्रा, क्या साथियों, सुमित्रा, जो सुख विवाहोत्तर मतलब विवाह के बाद उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोढ़त्य का मतलब जो नई स्त्री शादी हुई हो को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतरदर्शी आदि कवि के बारे में कहा जा रहा है कि शब्द भंडार में दरिद्रता है। यानी कि
उर्मिला के बारे में यहाँ पर कवियों ने क्या लिखा, यहाँ पर दरिद्रता किया शब्द भंडार में, यानी कि उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। यहाँ पर उर्मिला, जिस उर्मिला रामचंद्र जानकी के लिए अपने सुख का, यानी कि आपने सुमित्रा शायद बोला था साथियों, यानी कि उर्मिला होगा साथियों, क्या उर्मिला। चलिए बाई चांस हो गया। चलिए तो यहाँ पर इसका आंसर आपको देना है, क्या होगा कि लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए, बताइए क्यों गए, आपको तो पता होगा। चलिए तो यहाँ पर गए थे क्यों, क्योंकि भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक को क्या दुख है, बताइए यहाँ पर लेखक को क्या दुख है, इसमें बताना है। चलिए तो यहाँ पर लेखक का दुख ये है साथियों कि रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में नहीं लिखा, यही दुख है। डी आंसर राइट हो जाएगा, क्या डी आंसर, यही दुख है क्योंकि शब्द भंडार में कमी किया है। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, जल्दी से बताइएगा। तो उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, तो लक्ष्मण से विवाह किया। तो ये कोई बलिदान नहीं साथियों, शादी तो पहले ही हो चुकी थी, लक्ष्मण से विवाह किया, यह बलिदान साथियों नहीं दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ज़रा इसको पढ़ेंगे कि उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला, इस पंक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो साथियों यहाँ पर लेखक का तात्पर्य यह है, 13 का आंसर बताना है कि उर्मिला को नवोढ़त पति के साथ के सुख का त्याग करना पड़ा। साथियों उसकी शादी हुई थी तो वो राम के साथ चले गए थे जो लक्ष्मण जी, तो इसके बारे में कह रहे हैं लेखक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगला हम पढ़ेंगे साथियों, क्या पढ़ेंगे, गद्यांश। आप पढ़े गद्यांश को पढ़ेंगे और इसको आसानी से पढ़ना है। चलिए सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है, वाह सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ किसका साथियों, चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है, तब क्या होता है, तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति होती। क्या होती है, जब क्या होता है, अगर चरित्र रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है साथियों, तो उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। किसको, मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर शब्द कैसा है, व्यापक है साथियों तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। कह रहे हैं साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। चलिए तो यहाँ पर आपने इसको पढ़ा, अब आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम आंसर बता रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कालिदास के प्रकृति का वर्णन का आधार क्या है। कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार आपको बताना है क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर आधार क्या है साथियों, यहाँ पर उसकी मनोहरता, क्या है, उसकी मनोहरता। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि सौंदर्य की परख की जाती है, जल्दी बताइए, की जाती है, आपने पढ़ा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर सौंदर्य की परख की जाती है मनोहरता के आधार पर। क्या साथियों, मनोहरता के आधार पर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर 16 है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है। तो शीर्षक बताना है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो शीर्षक क्या हो सकता है इसका, कमेंट कीजिएगा। तो 16 का जो शीर्षक बनेगा वो होगा साहित्य और सौंदर्य। क्या, साहित्य और सौंदर्य। चलिए अगला आपका क्या आ जाता है साथियों, फिर से ये आ जाता है आपका
अपठित गद्यांश, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है। यहाँ कहने का मतलब है अनंत रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है। कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, तो कहीं रूखे, तो कहीं बेडौल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, और कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके उन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुखभोग नहीं, यानी कि साथियों उसके अनुराग का कारण क्या होता है? अपना खास सुखभोग नहीं, बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसून प्रसाद के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप मधुकर के गुंजार, कोकिल कूजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर की ही चर्चा किया करते हैं। ये लोग इनकी चर्चा किया करते हैं, वे विषयी या भोगलिप्सु हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास हिमबिंदु मुंडित मरकताभ, क्या साथियों? मरकताभ साध्वजल, क्या साथियों? साध्वल जाल, क्या है? साध्वल जाल अत्यंत विशाल गिर शिखर से गिरते जलप्रपात की गंभीर गति से उठी हुई सीकर निहारिका के बाद विविध वर्ण स्फुरण की विशाल भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं। वे तमाश बीन हैं, सच्चे भावुक या हृदय नहीं। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। किसमें? प्राचीन कवियों में मिलते हैं। पिछले खेवे के कवियों ने मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख केवल उद्दीपन की दृष्टि से किया। प्रबंध रचना में थोड़ा बहुत संश्लित चित्रण किया है, वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही। तो साथियों यहाँ पर आपने पढ़ा, थोड़ा सा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये कठिन हो सकता है आपके लिए, तो यहाँ पर एक बार इसे फिर से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, फिर आपका आंसर यहाँ पर आपको देना है। चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने इसी से रिलेटेड आ जाता है, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपसे पूछा जा रहा है कि उपरोक्त गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। तो शीर्षक आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रकृति के रूप, कवि और प्रकृति, या सच्चा कवि या प्रकृति का सौंदर्य। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा साथियों। तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा कवि और प्रकृति। क्या? कवि और प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति के भी बारे में और कवि के भी बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कह रहा है यहाँ पर सामने आपके है, कह रहा उपरोक्त गद्यांश का क्या करना है? गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। ऑप्शन आपके सामने कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखने को कहाँ मिलते हैं साथियों? तो यह देखने को आपको मिलते हैं वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति इत्यादि संस्कृत के प्राचीन कवियों के आपको वर्णन मतलब देखने को मिलते हैं। डी आंसर राइट हो जाएगा 18 का। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपसे, थोड़ा सा आपका गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। देखिए जो आपने गद्यांश को पढ़ा उस गद्यांश को बिल्कुल संक्षेप में सार में आपको पढ़ के बताना है। तो आपको सब पढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम आंसर को आपको बता दे रहे हैं, आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर अगर हमारा राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर सी आंसर करेक्ट। क्या साथियों? सी। आप इसे पढ़ सकते हैं, इसका ये सार है साथियों। तो क्या कह रहा है कि प्रकृति के दो रूप हैं, एक सुंदर दूसरा बेडोल, सच्चे कवि का हृदय दोनों में रमता है, किंतु जो प्रकृति के बाहरी सौंदर्य का चयन अथवा उसकी रहस्यमयता का उद्घाटन करता रह गया वह कवि नहीं है। प्रकृति के सच्चे रूपों का चित्रण संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं।
प्रबंध काव्यों में उसका संश्लिष्ट वर्णन हुआ है। यहाँ पर सी आंसर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। अगला आपका अपठित गद्यांश आता है, इसे पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। चलिए, हम इस बात को जानते हैं कि तुम हमारे प्रेम के कारण वनवास के कष्टों को सहन करने के लिए तैयार हो, लेकिन घर पर रहकर हमारे साथ स्नेह की तुम और भी अधिक रक्षा कर सकती हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रहने पर माँ जब व्याकुल होगी तब तुम संतोषजनक, क्या साथियों, कि हमारे रहने पर माँ जब व्याकुल होगी तब तुम संतोषजनक बातें कहकर उन्हें समझाना। लेकिन सीता पर इन बातों का कुछ भी प्रभाव ना पड़ा। सीता साधारण स्त्री ना थी, वे अपने कर्तव्यों को समझती थी, इसलिए इन सभी बातों के उत्तर देकर वे वनवास के लिए अपनी इच्छा को तोड़ ना सकी साथियों। आगे देखते हैं, अपनी इच्छा को तोड़ ना सकी। उसके बाद यहाँ बात बताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि सीता को जो यह अमर कीर्ति प्राप्त हुई, प्रत्येक स्त्री के लिए वे प्रातः स्मरणीय हो सकी। इसका कारण यह नहीं है कि वे राजा जनक की बेटी थी, राजा दशरथ की पुत्रवधू थी। रामचंद्र की पत्नी होना भी उनका कोई विशेष कारण नहीं है। उस कीर्ति का एकमात्र कारण है अपने धर्म और कर्तव्य के लिए उनका कष्ट सहन, अपनी नित्य निष्ठा और धर्मपरायणता, चरित्र बल और कष्ट सहन के लिए उनको जो अमर कीर्ति संसार के इतिहास में मिल सकी उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका गद्यांश हुआ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है और जल्दी से कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पर सीता जी क्या कह रही हैं, मतलब सीता जी को अमर कीर्ति किस कारण प्राप्त हुई, यह पूछ रहा है कि अमर कीर्ति किस कारण प्राप्त हुई। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा आपका, अपने धर्म और कर्तव्य के लिए उनका कष्ट सहना, क्या उनका यानी कि उनका कष्ट सहना साथियों। चलिए, डी आंसर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ आपको जो गद्यांश ना समझ में आया साथियों, उसको पॉज करके आप समझ सकते हैं। समय कम होने के कारण गद्यांश काफ़ी यहाँ पर हैं और उसको सारे कंप्लीट करवाना है और भी यहाँ पर है, जल्दी स्पीड में कंप्लीट करवाना साथियों। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो शीर्षक क्या होगा, जल्दी से, सीता का त्याग, सीता की सेवा भावना और धर्म और कर्तव्य परायणता, सीता या सीता का समर्पण। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट की बात करें तो धर्म और कर्तव्य परायण सीता, यहाँ पर सी आंसर राइट हो जाएगा 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि अगला आपका क्या आ जाता है साथियों, यहाँ पर अगला गद्यांश आ जाता है। अब अगला गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारतीय दर्शन सिखाता है कि जीवन का एक आशय और लक्ष्य है। आशय की खोज हमारा दायित्व है और अंत में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना हमारा विशेष अधिकार है। इस प्रकार दर्शन जो कि आशय को उद्घाटित करने की कोशिश करता है और जहाँ तक उसे इसमें सफलता मिलती है वह इस लक्ष्य तक अग्रसर होने की प्रक्रिया है। क्या वह इस लक्ष्य तक अग्रसर होने की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर आखिर यह लक्ष्य क्या है, इस अर्थ में यथार्थ की प्राप्ति वह है। क्या साथियों, इस अर्थ में यथार्थ की प्राप्ति वह है जिसमें पा लेना केवल जानना नहीं है बल्कि उसी का अंश हो जाना है। इस उपलब्धि में बाधा क्या है, बाधाएं कई हैं पर इनमें प्रमुख है अज्ञान। इनमें क्या है, प्रमुख है अज्ञान। अशिक्षित आत्मा नहीं है, यहाँ तक कि यथार्थ संसार भी नहीं है। यह दर्शन ही है जो उसे शिक्षित करता है और अपनी शिक्षा से उसे क्या करता है, उसे उस अज्ञान से मुक्ति दिलाता है। जो यथार्थ दर्शन नहीं होने देता उसे क्या कह रहे हैं, उसे इस प्रकार क्या साथियों, इस प्रकार एक दार्शनिक का होना एक बौद्धिक अनुमान करना नहीं करें। इस प्रकार एक दार्शनिक होना
एक बौद्धिक अनुगमन करना नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि एक शक्तिप्रद अनुशासन पर चलना है, क्योंकि सत्य की खोज में लगे हुए सही दार्शनिक को अपने जीवन को इस प्रकार आचरित करना पड़ता है ताकि उस यथार्थ से एकाकार हो जाए जिसे वह खोज रहा है। वास्तव में यही जीवन का एकमात्र सही मार्ग है और सभी दार्शनिकों को इसका पालन करना होता है। और दार्शनिक ही नहीं बल्कि सभी मनुष्यों को क्या करना चाहिए, सभी मनुष्यों को इसका पालन करना होता है। और दार्शनिक ही नहीं बल्कि सभी मनुष्यों को, क्योंकि सभी मनुष्यों के दायित्व और नियत एक ही है साथियों। क्या दायित्व और नियत सभी मनुष्यों की एक ही है। यहाँ पर आपने गद्यांश को पढ़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस गद्यांश का आता है जिसका 22 है। चलिए तो कह रहा है उपरोक्त गद्यांश का समुचित आपको टाइटल देना है, शीर्षक। तो जल्दी बताइए इसका टाइटल क्या हो जाएगा, शीर्षक क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर बात करें तो जो शीर्षक होगा साथियों, भारतीय दर्शन और जीवन। थोड़ा सा कठिन हो सकता है, इसे एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, जिस पे आप टेलीग्राम पे इसको हम सेंड कर देंगे तो आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं अच्छे से। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर 22 का सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी गद्यांश के से रिलेटेड। चलिए यहाँ पर कह रहे हो गद्यांश का संक्षेपण, आपका संक्षेपण, ये गद्यांश इतना बड़ा आपने पढ़ा, इसका संक्षिप्त रूप आपको बताना है। जल्दी से आपको पढ़ना है और इसको जल्दी से बताना है 23 का आंसर राइट क्या होगा। तो 23 की आंसर राइट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका आंसर होता है संक्षेपण में डी, क्या डी। और आपको इसे पढ़ लेना है, जो कि कह रहा है कि भारतीय दर्शन जीवन के लक्ष्य की खोज करके उसे पाने की प्रक्रिया भी बताता है। लक्ष्य को पा लेना उसे केवल जानना नहीं बल्कि उसका अंश हो जाना इस उपलब्धि का प्रमुख बाधा है। इस उपलब्धि में प्रमुख बाधा है अज्ञान, जिसे दर्शन ही दूर कर सकता है, दर्शन ही दूर कर सकता है। आगे इसका देखेंगे, दिया गया साथियों, दर्शन ही दूर कर सकता है। इस प्रकार दार्शनिक को स्वयं क्या करना है, दार्शनिक को स्वयं अनुशासित होना पड़ता है ताकि वह यथार्थ से एकाकार हो जाए। इसी नाते अनुशासित आचरण का पालन सभी मनुष्यों को करना होता है। यहाँ पर सी आंसर और डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। अब 24 की बात हम करें तो यहाँ पर क्या है उसे देख लेते हैं। तो 24 क्या कह रहा है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि यथार्थ की प्राप्ति में प्रमुख बाधा क्या है। आपने बाधा देखा, क्या है प्रमुख बाधा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, आप लोग बताइएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख बाधा क्या है, तो यहाँ पर अज्ञान है प्रमुख बाधा। क्या साथियों, अज्ञान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगला गद्यांश आपका है, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए समझते हुए चलिएगा, ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसे स्पीडली आपको समझना है। अगर यही आ गया तो आपका आंसर जो है बिल्कुल जल्दी से लग जाएगा, नहीं आया तो आपको पढ़ के ही आंसर देना पड़ेगा। चलिए तो शील युक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। उत्तम, प्रशंसनीय और पवित्र आचरण ही शील है। शील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है, इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है। शीलवान व्यक्ति सबका हृदय जीत लेता है। शील युक्त व्यवहार से कटुता दूर भागती है, इससे आशंका और संदेह की स्थितियां कभी उत्पन्न नहीं होती। इससे ऐसे सुखद वातावरण का सृजन होता है जिसमें सभी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। शीलवान व्यक्ति को अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सुप्रभावित करता है। शील क्या कह रहे हैं कि शील इतना प्रभुत्वपूर्ण होता है कि किसी कार्य के बिगड़ने की नौबत ही नहीं आती। अधिकारी, अधीनस्थ, शिक्षक, क्या साथियों, यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ते हैं। अधिकारी, अधीनस्थ, शिक्षक, शिक्षार्थी, छोटों बड़ों आदि सभी के लिए शील युक्त व्यवहार समान रूप से आवश्यक है। शिक्षार्थी में यदि शील का अभाव है तो वह अपने शिक्षक से वांछित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। शीलवान अधिकारी या कर्मचारी में आत्मविश्वास की वृद्धि स्वतः होने लगती है।
और साथ ही उनके व्यक्तित्व में शालीनता आ जाती है। क्या आ जाती है? शालीनता आ जाती है। इस अमूल्य गुण की उपस्थिति में अधिकारी वर्ग और अधीनस्थ कर्मचारी के बीच, शिक्षक गण और विद्यार्थियों के बीच तथा शासक और शासित के बीच मधुर और प्रगाढ़ संबंध स्थापित होते हैं और प्रत्येक वर्ग की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। इस गुण के माध्यम से क्या होता है? छोटे से छोटा व्यक्ति बड़ों की सहानुभूति अर्जित कर लेता है। शील कोई दुर्लभ और दैवी गुण नहीं है। क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि शील कोई दुर्लभ और दैवी गुण नहीं है, इस गुण को अर्जित किया जा सकता है। पारिवारिक संस्कार इस गुण को विकसित और विस्तारित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। कमेंट कर आंसर आपको देना है। राइट आंसर 25 का कौन सा होगा? तो जल्दी से कमेंट करते हुए चलना है साथियों। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा, तो वहाँ पर दोस्तों हो जाएगा क्या क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कौन सा कथन शील के संबंध को गलत दर्शाता है। यानी कि बता रहा है कि कौन सा कथन है शील के संबंध को क्या कहता है, शील के संबंध में गलत है। चलिए बताइए कौन सा गलत है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पर कौन क्वेश्चन का आपको आंसर बता देते हैं। यहाँ पर शील एक दैवी गुण है, यह आपका गलत है साथियों। यहाँ दैवी गुण नहीं है साथियों। चलिए आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा गद्यांश, जो गद्यांश है इसमें कुछ अंडरलाइन भी किया गया था, उसकी उचित व्याख्या क्या होगी। अब आप अंडरलाइन को देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अंडरलाइन को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो अंडरलाइन किया इसकी व्याख्या पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का। चलिए आइए हम इसको देखते हैं। तो साथियों क्या कह रहा है, यहाँ आंसर देना है गद्यांश का उचित। 26 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, तो यहाँ पर जहाँ शील का प्रभुत्व होता है वहाँ कोई कार्य बिगड़ने नहीं पाता। ये आप पढ़ लेंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। कह रहा है 27 है। अब कह रहा है कि गद्यांश कौन सा शब्द, गद्यांश में कौन सा ऐसा शब्द है जो दुष्प्रभावित का विलोम है। साथियों यहाँ से किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता क्वेश्चन, विलोम, अनेकार्थी और भी किसी प्रकार से पूछ सकता है क्वेश्चन, किसी प्रकार से भी बनाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि गद्यांश का आपसे व्याख्या और क्वेश्चन आंसर ही करे। चलिए तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर 27 का होगा मित्रों, वो हो जाएगा सी, सुप्रभावित, यानी कि आपका दुष्प्रभावित का विलोम शब्द सुप्रभावित होगा मित्रों। चले आपने देखा यहाँ पर लगभग 7 गद्यांश को सॉल्व किया। थोड़ा स्पीडली हुआ है साथियों, आप इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ कर सकते हैं और टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर लेंगे तो इसका PDF आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो साथियों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी के सीरीज़ के साथ साथियों इसके आगे की जो सीरीज़ आएगी गद्यांश का भी काफ़ी क्वेश्चन है जो स्पीडली हल करवाना है साथियों। चलिए तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।